अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ किताबों की बातें। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिलीजन वर्सेस रिलीजन ऑफ डॉक्टर अली शरीयती। ये बेसिकली उनके दो लेक्चर्स की कंपाइलेशन है जो उन्होंने हुसैनिया इरशाद सेंटर ऑफ तेहरान इन 1970 में दिए थे, जिसमें वो हिस्ट्री ऑफ रिलीजन की बात करते हैं और उन लोगों को भी एड्रेस करते हैं, थिंकर्स एंड स्कॉलर्स को, जो कि रिलीजन को ओपीएम ऑफ द मासेस कहकर पुकारते हैं। और इस पे जाने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि तारीख में, हिस्ट्री में हमें कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं मिलती है, ग्रेट सिविलाइजेशन नहीं मिलती है जो कि गॉडलेस सिविलाइजेशन हो या फिर वो जो नॉन रिलीजियस सिविलाइजेशन, यानी कि कहीं ना कहीं हर सोसाइटी, हर सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। और अली शरीयती इस रिलीजन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और एक एक करके हम दोनों पर बात करेंगे, विच इज़ एसेंस कि पहले जो जिस रिलीजन की वो बात करते हैं वो उसको एड्रेस करते हैं एज ए सेल्फ क्राफ्ट रिलीजन, सेल्फ मेड रिलीजन, या फिर रिलीजन ऑफ स्टेटस को, रिलीजन ऑफ लेजिटिमेशन या रिलीजन ऑफ मल्टीथीज़म। तो पहले हम इस रिलीजन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अली शरीयती कि ये वो रिलीजन है हिस्ट्री में और अभी प्रेजेंट में भी जिसके ज़रिए कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ने थ्रू आउट हिस्ट्री लोगों पर जुल्म ढाया है, थ्रू आउट हिस्ट्री लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, रिलीजन को एज ए टूल इस्तेमाल कर कर वो लोगों पर जुल्म ढाया करते थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि लोगों को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया और खुद की क्लास हमेशा ये ऊपर रखते थे। दोज हु वर द गार्जियन ऑफ दिस रिलीजन, डेवलपर ऑफ दिस रिलीजन, वो हमेशा अपर क्लास से बिलोंग करते थे और बाकी सब लोगों को लोअर क्लासेस में डिफाइन करते थे। और इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि कभी भी जब आप एक सोसाइटी को फोर्सफुली जब आप उस पर रूल करेंगे, ऑप्रेस करेंगे, तो वो ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, यानी कि 1-2 सेंचुरीज चलेगा फिर लोग रिवॉल्ट करेंगे। तो इसको लेजिटिमाइज करने के लिए लोगों ने रिलीजन का सहारा लिया और उन लोगों को ये एड्रेस किया कि यू बिलोंग टू द सो कॉल्ड लोअर क्लास नॉट ओनली बिकॉज यू वर बोर्न इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप बट आल्सो बिकॉज योर गॉड्स बिलोंग टू द लोअर क्लास। यानी कि उन्होंने सिर्फ इंसानों को ही डिवाइड नहीं किया क्लासेस में, बल्कि गॉड्स को भी, दैट गॉड कुड बी फिजिकल गॉड, दैट गॉड कुड बी ए स्पिरिचुअल सोशल गॉड, इट कुड बी एनीथिंग इन एनी शेप। तो उन गॉड्स को भी उन्होंने क्लासेस में डिफाइन कर दिया कि आप इसलिए लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, आप हमसे कमतर हो क्योंकि आपके खुदा भी हमारे खुदा उनसे कमतर हैं। तो गॉड्स का भी डिवीजन हो गया, इंसानों का भी डिवीजन हो गया और वो बहुत आसानी से थ्रू आउट द टाइम रूल करते रहे। और इसके अलावा जो सेकंड अप्रोच उन्होंने अपनाई वो अप्रोच ऑफ लेजिटिमेशन या रिलीजन ऑफ लेजिटिमेशन मीन्स कि अगर कोई इंसान आप पर जुल्म कर रहा है तो रिलीजन ये प्रीच कर रहा है कि आप उस जुल्म के खिलाफ ना बोलें। अगर आपका कोई घर से आपकी ज़मीन छीन रहा है आपसे, आपके पैसे छीन रहा है, आपकी जगह छीन रहा है, तो आप उनके खिलाफ रिवॉल्ट ना करें। और अगर आप रिवॉल्ट नहीं करेंगे, अगर आप उसको बियर करेंगे, सहेंगे, तो हेयर आफ्टर आपको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। यानी कि अगर आपके खिलाफ कोई कितना ही जुल्म कर ले, आपने उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी है और आपने बस उसको सहे जाना है, क्योंकि पेशेंस का नाम, पेशेंस इज समथिंग एल्स, आपने उसको सहे जाना है और जितना आप सहेंगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा हेयर आफ्टर। तो इस तरीके से ये लोग जुल्म भी करते रहे, है ना, थ्रू रूलिंग क्लास जुल्म करवाते रहे उस सोसाइटी में, बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते रहे। एक तरफ से एक्सप्लॉइट करवा रहे हैं, दूसरी तरफ से जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनको ये दर्स देते रहे कि आप इनके खिलाफ खड़े ना हो, आपका ये काम नहीं है, आप पर अगर जुल्म हो रहा है तो बस आप खामोश रहें और इस खामोशी के बदले आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक तो अप्रोच ऑफ लेजिटिमेशन थी और दूसरी जो अप्रोच थी वो अप्रोच ऑफ स्टेटस को थी, यानी कि सोसाइटी का जो माहौल है और जो माहौल बन रहा है वो बने रहना दिया जाना चाहिए, क्योंकि खुदा ऐसा चाहता है, आपके खुदा ऐसे चाहते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। इसलिए आप इस स्टेटस को तब्दील ना करें। यानी कि जो करंट सिचुएशन, करंट पोजीशन है सोसाइटी की, वो इसलिए है क्योंकि खुदा ऐसा चाहता है। यानी कि अगर किसी पर जुल्म ढाया जा रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि खुदा ऐसा चाहता है। अगर किसी को कत्ल किया जा रहा है इसलिए कत्ल किया जा रहा है, खुदा ऐसा चाहता है। और अगर कोई गरीब भुखमरी से मर रहा है वो इसलिए भुखमरी से मर रहा है या इसलिए उसके पास पैसे नहीं, खुदा ऐसा चाहता है कि उसके पास पैसे ना हो। तो ये कंसेप्ट ऑफ स्टेटस को था, यानी कि इसके खिलाफ ना बोलें, जो जैसा चला आ रहा है वैसा चला रहने देना चाहिए। यानी कि कोई भी इनकलाब का बीज ना बो दिया जाए किसी की तरफ से। इसलिए रिलीजन के ज़रिए, रिलीजन को टूल बनाकर ये कंसेप्ट लोगों के माइंड्स में
क्राफ्ट किया गया कि जो माहौल है वो ही माहौल रहना देना चाहिए, आपने रिलीजन के खिलाफ तो बोलना ही नहीं है। हु कुड थिंक टू स्पीक अगेंस्ट रिलीजन उस दौर में, या इवन टुडे इन अवर सोसाइटी एज वेल कुछ गलत हो रहा है रिलीजन के नाम पर, लोग नहीं बोलते हैं। उसके अलावा जो रूलिंग क्लास है वो जितना एक्सप्लॉइट कर रही है लोगों को, लेट देम एक्सप्लॉइट। प्रीस्ट ये प्रीच करते थे कि लेट देम एक्सप्लॉइट, क्योंकि खुदा ऐसा चाहता है कि वो एक्सप्लॉइट होते रहें। तो ये दिस वाज द एसेंस ऑफ दिस जो रिलीजन ऑफ मल्टीथीज्म था, या रिलीजन ऑफ जो स्टेटस को था, रिलीजन ऑफ लेजिटिमेशन था, दिस वाज द एसेंस ऑफ दिस रिलीजन। इस तरीके से लोगों ने इस रिलीजन को टूल बनाकर, प्रीस्ट क्लास ने इस रिलीजन को टूल बनाकर लोगों को एक्सप्लॉइट किया। और प्रीस्ट क्लास थी, इन्होंने हमेशा या तो दे वर इक्वल टू द रूलिंग क्लास, या फिर दे इवन डोमिनेटेड इवन रूलिंग क्लास एज वेल। अब ससानियन ईरा की बात कर लें, ससानियन ईरा में दीज पीपल डोमिनेटेड प्रिंसेस एंड इवन मिलिट्री एज वेल। मैगी या मगज की बात कर लें, दीज वर द प्रीस्ट जिन्होंने रिलीजन का सहारा लेकर कहीं सेंचुरीज तक रूल किया है लोगों को, एंड दे हैव रूल्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड। या फिर उसके अलावा आप बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की या साउथ अफ्रीका की जो विच डॉक्टर्स हैं, वो इवन दे वर इक्विवेलेंट, दे वर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द रूलिंग क्लास एंड दे इवन डोमिनेटेड द रूलिंग क्लास। फिर एक दौर तो ऐसा आया जहाँ पर जो बनी इसराइल के जो प्रीस्ट थे, like Balaam, they also dominated the ruling class. They even diverted the concept of monotheism, and then they tried to rule and they tried to exploit people. फिर एक दौर ऐसा आया कि यूरोप में 70% ऑफ द लैंड वाज एट द डिस्पोजल ऑफ दीज रिलीजियस प्रीस्ट्स। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इवन ससानियन इरा में भी जो प्रीस्ट थे उनके पास किसी और लैंड ओनर से ज़्यादा लैंड। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस लेवल पर जो है वो लोगों को, दुनिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लेट देम बीइंग फ्रॉम एनी रीजन। तो अली शरीयती कहते हैं कि येस, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस रिलीजन इज़ ओपीएम ऑफ द मासेस। ये वो रिलीजन है जिसने तारीख में बे इंतहा डिस्ट्रक्शन की है, बे इंतहा जुल्म डाया है। मगर स्कॉलर्स हैं जो हिस्ट्री में रिलीजन को स्टडी करते हैं, ये तो या तो जानबूझकर या फिर बायसनेस की वजह से भूल जाते हैं कि इस रिलीजन के खिलाफ कोई नॉन रिलीजियस मूवमेंट नहीं चली थी। इन रिलीजन्स के खिलाफ भी रिलीजन ही एज ए मूवमेंट आया था। यानी कि ये जो रिलीजन है जिसने एक्सप्लॉइट किया ह्यूमैनिटी को, इस रिलीजन के खिलाफ, इसको ख़त्म करने के लिए भी जो मूवमेंट चली थी वो भी एक रिलीजन था। द रिलीजन ऑफ नूह, द रिलीजन ऑफ इब्राहिम एंड द रिलीजन ऑफ मूसा एंड ईसा एंड द रिलीजन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम। यानी कि जो रिलीजन ऑफ मोनोथीज्म था, यानी जो प्रॉफिट्स थे नूह से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद तक, यानी उससे पहले प्रॉफिट एडम तक, तो ये भी एक सिंगल मूवमेंट चली है जो कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट्स आते रहे हैं। और इस जो सेल्फ मेड रिलीजन था इसके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट्स चलाई हैं कि ये जो रिलीजन है जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नो ह्यूमन बीइंग हैज़ एनी राइट कि वो किसी भी बेस पर किसी दूसरे इंसान को डोमिनेट करें या खुद को सुपीरियर शो करें या खुद को सुपीरियर साबित करें और दूसरे इंसानों को कहे कि ये कमतर है। तो ये मूवमेंट भी एक रिलीजन ने चलाई है, बट क्योंकि बायसनेस की वजह से या फिर चश्मे पहन लेते हैं लोग, उसकी वजह से उनको ये रोल नहीं दिखता है रिलीजन का। सो दे आर टू रिलीजन्स, एक रिलीजन वो जो रिलीजन ऑफ मल्टीथीइज्म, रिलीजन ऑफ स्टेटस को, रिलीजन ऑफ लेजिटिमेशन है, और दूसरी तरफ ये रिलीजन है रिलीजन ऑफ मोनोथीइज्म, रिलीजन ऑफ रेवोल्यूशन अगेंस्ट दीज ऑल religions. That's why we see in the history कि जब प्रॉफिट मूसा आते हैं, the prophet Moses आते हैं, तो उनका जो पूरे को पूरा रेवोल्यूशन था, that revolution was against Qarun, the biggest capitalist of his time, who was actually the symbol of capitalism of his during the time of prophet Moses. The prophet Musa came against the capitalism of that time, against the Qarun, and the prophet Musa also came against the Balaam, the false priest who used to exploit people in the name of religion. तो प्रॉफिट मूसेस की जो कंपेन थी वो रिलीजियस प्रीस्ट के खिलाफ है, यानी कि रिलीजन के ही खिलाफ प्रॉफिट मूसा की जो मूवमेंट थी वो। अगेन द प्रॉफिट मूसा की जो मूवमेंट थी, जो रिलीजन था, दैट रिलीजन वाज अगेंस्ट द फिरौन, the political ruler of the time. He was not the only political ruler, but he was a social ruler as well. यानी कि वो जो उस वक्त का जो बादशाह था, जो किंग था, तो ये जो मूवमेंट आई ये उसके खिलाफ भी है। यानी कि दिस वाज द मूवमेंट अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ
एनी काइंड ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन जो उस वक्त मौजूद थी, या किसी तरह से भी जो इंसानियत को, ह्यूमन बींग्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, ये मूवमेंट ने आकर उस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, उस एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करने की कोशिश की. दिस इज़ वाई वी सी ड्यूरिंग द प्रॉफिट मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम एज वेल, जितने भी तरह के जो एक्सप्लॉइटर्स थे, जो उस वक्त के जो हेड ऑफ जो रूल करते थे इकॉनमी में जो थे, इवन मक्का एंड आउटसाइड मक्का, तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम की जो मूवमेंट थी, जो मूवमेंट ऑफ एडम भी थी, जो मूवमेंट ऑफ इब्राहिम एंड मूसा एंड ईसा थी, वही मूवमेंट का कंटिन्यूशन था द मूवमेंट बाय प्रॉफिट मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम. वो उन्हीं के खिलाफ आई कि एक इंसान किसी भी इंसान को किसी भी बेस पे डोमिनेट नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से वो किसी दूसरे इंसान से सुपीरियर नहीं हो सकता. यही वजह थी कि एक दौर वो था जब अम्मार बिन यासिर, हज़रत यासिर और सुमैया और हज़रत बिलाल को कोई साथ में खाना भी नहीं खिलाता था. ये दीज पीपल वर द रिलीजियस पीपल एज वेल, है ना. वो लोग उस वक्त के जो आइडल्स थे, जो बड़े बड़े वहाँ पर लात, मन्नात, उज़्ज़ा वगैरह, उसकी इबादत भी किया करते थे. मगर प्रॉफिट मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम केम अगेंस्ट दीज रिचुअल्स, अगेंस्ट दोज ऑल कंसेप्ट्स एंड आइडियोलॉजीज जो किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को एक्सप्लॉइट कर रही होती थी. और फिर इंसानियत ने वो दौर भी देखा कि वही बिलाल जिसके साथ कोई हाथ भी नहीं मिलाता था, वो उस बिलाल ने अपने कदम खाना काबा के ऊपर रख कर अजान दी है. यानी कि मुस्लिम्स कैन नॉट इवन इमेजिन कि खाना काबा से अफसल कोई जगह हो सकती है, और हज़रत बिलाल उसी के ऊपर चढ़कर अजान दे रहे हैं. यानी कि इतने बड़े लेवल की एम्पावरमेंट की है और इतनी बुरी तरीके से क्रश किया है रेसिज्म को इस मूवमेंट ने. ये जो मोनोथीज्म था, रिलीजन था, मोनोथीज्म व्हिच केम अगेंस्ट एवरी अदर सेल्फ मेड एंड एवरी अदर आइडियोलॉजी, जिसने इंसानियत को किसी न किसी तरीके से एक्सप्लॉइट किया या कर रहा था या कर रहा है. तो इसका मेन मकसद ही यही था इस रिलीजन का, द रिलीजन ऑफ मोनोथीज्म व्हिच इज़ बेस्ड ऑन लव, born of need of a human being of a goal, the need for a single rule over the universe, for one direction or orientation in creation, answer the needs of human being for the worship of absolute beauty and absolute परफेक्शन. और ये जिम्मेदारी है हर प्रॉफिट की. प्रॉफिटहुड तो ख़त्म होगी, प्रॉफिट मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ मोनोथीज्म. और अब उसके बाद जो फॉलोवर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो डिरूट करें हर ऐसी आइडियोलॉजी को विच इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, विच इज़ अगेंस्ट ह्यूमन बींग्स, जो कि किसी न किसी तरीके से इंसानों को एक्सप्लॉइट कर रही थी या कर रही हैं, और उनकी जगह रिप्लेस दोज आइडियोलॉजीज विद द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस. और इसके अलावा भी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वोंट बी एबल टू कवर मोर चैप्टर ऑफ द बुक. जस्ट फॉर एग्जांपल मोनोथीज्म का लिबास ओढ़ कर किस तरीके से इस रिलीजन ने फिर बाद में मोनोथीज्म की जो डायरेक्शन है उसको डिविएट किया थ्रू आउट द हिस्ट्री. फिर नया प्रॉफिट ने आकर उस करप्शन को ख़त्म किया. तो दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो वो आप फिर खुद खरीद कर रिलीजन वर्सेस रिलीजन इस किताब को खरीदें और इस किताब को पढ़ें. अगर किसी को ये किताब नहीं मिलती है, क्योंकि PDF तो मुझे नहीं मिली कहीं पे भी, तो टू लेट मी नो, I will help you to buy this book. Thank you so much for your time. We'll meet again with another book. Thank you so much.